आज जो है सीटेट के लिए भाषा साहित्य से जो हिंदी भाषा है उसके लिए एक छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी भाषा का पेडागोजी करने में। और इसके अलावा ये सीरीज़ चलता रहेगा। 5 वीडियो में भाषा का पेडागोजी ख़त्म हो जाता है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे भाषा पे भी आपकी पकड़ बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाषा, सबसे पहले हम लोग भाषा का डिफिनेशन देखते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। जनरली हम लोग समझते हैं कि भाषा जो है वो अधिगम का संप्रेषण का एक साधन है। संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बातों को एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाना। लेकिन हकीकत में भाषा इसे नहीं कहते हैं। भाषा का बहुत वृहद माने हैं, भाषा का बहुत बहुआयामी है मीनिंग है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं जो जनरल भाषा की परिभाषा है उसे देखते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है। किसका? अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है। तो ये जनरल डिफिनेशन है भाषा का। बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर जो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम भाषा कहते हैं। अब इसी पे प्लेटो ने एक डिफिनेशन दिया था कि विचार, जब हमारे मन के अंदर जो विचार होता है, जो विचार किसे कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं या कुछ प्लानिंग करते हैं तो वो पहले मन में करते हैं। तो प्लेटो ने उसी चीज़ को कहा कि हम अपने विचार को, विचार मतलब जो मन में हमने सोचा उसको जब ध्वनि बना करके, या हमारा विचार जब ध्वनि बन करके होंठों पर आता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा का प्लेटो के हिसाब से यही डिफिनेशन है कि विचार जब ध्वनि बनकर हमारे होंठों पे आ जाता है, हमारी ज़बान पे आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब आता है कि जब भाषा की इजाद नहीं हुई थी, जब हम लोग कोई भाषा के बारे में हमें मालूम नहीं था, तो उस समय में जो आदिकाल था, उस समय में भी लोग आपस में बात करते थे। तो कैसे बात करते थे? कुछ संकेतों में अपनी बात को समझाते थे, कुछ इशारों में समझाते थे। तो वो इशारा, अब जैसे एक घर में 5 लोग रहते हैं या एक साथ उस टाइम में 5 लोग रहते रहेंगे, तो वो 5 आदमी ही एक दूसरे का इशारा या उस संकेत समझते थे, फिर दूसरा ग्रुप उसका संकेत नहीं समझते थे। तो संकेतों में जब बात होता था तो उसे हम लोग कहते थे डम्ब शो। उसे क्या कहते हैं? डम्ब शो। इस पे ध्यान रखिएगा। डम्ब शो मतलब संकेतों में अपनी बात को समझाना, उसे हम कहते हैं डम्ब शो। अब आते हैं कि जो भाषा की उत्पत्ति हुई, चूँकि हम हिंदी भाषा के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई, भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई, वो संस्कृत के भास धातु से हुई। किससे? भास धातु से। और जो भास धातु है उसका अर्थ होता है बोलना। इस बात को आप याद रखिएगा। चूँकि भाषा का आप करने जा रहे हैं, तैयारी करने जा रहे हैं, तो भास धातु मतलब बोलना। अब आता है कि भाषा जो होता है वो संकेत पे डिपेंड करता है। और संकेत जो होता है, संकेत वो कई तरह का हो सकता है। आपके फेस से भी बहुत सारा संकेत पता चल जाता है। जैसे आप उदास रहते हैं तो पता चल जाता है। तो ये भी एक किस्म का संप्रेषण हुआ, मतलब कम्युनिकेशन हुआ कि आपके फीलिंग को अगला समझ रहा है कि आप पे अभी क्या असर हो रहा है किसी चीज़ का, किसी की बात का। तो संकेत अलग कई तरह के होते हैं। आप इशारों से भी संकेत करते हैं किसी को और वो समझ जाता है। जैसे आप इशारे में हाथ हिला करके किसी को बुलाते हैं, बिना आवाज़ दिए वो समझ जाता है, वो भी एक भाषा ही है। तो भाषा जो होता है उस पर हम लोग देखते हैं कि संकेत होता है। भाषा में डिफरेंट टाइप के संकेत होते हैं। कुछ अर्थफुल संकेत होते हैं, कुछ बिना अर्थ के संकेत भी होते हैं, और बहुत सारे संकेत पे भाषा डिपेंड होती है। तो संकेत के बिना भाषा नहीं हो सकती है। अब जैसे हम लोगों ने 100 लिखा, तो 100 भी एक संकेत है। क लिखा, क भी एक संकेत है। समझ रहे हैं ना? तो संकेत पे भाषा बनती है। तो भाषा का अब सही अर्थ में जो भाषा का डिफिनेशन है कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को ही भाषा कहते हैं। भाषा का जो सही डिफिनेशन है, यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। मतलब बिना अर्थ वाले, बिना काम वाले बात को अगर आप बोल रहे हैं, जैसे आप पे पा पे करने लगे, तो ये भाषा नहीं है, ये बोली हो जाती है। हो सकता है टूं टां कुछ भी आवाज़ आप निकालने लगे तो वो आपकी बोली हो सकती है, आपका साउंड हो सकता है, लेकिन वो भाषा नहीं होती है। भाषा का मतलब होता है उससे अगला कुछ समझे, तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब भाषा के बारे में आगे हम देखते हैं कि भाषा जो होता है उसमें 3 तरह के संकेत को जनरली यूज़ किया जाता है। भाषा के जो संकेत हैं वो उसमें लगभग 3 तरह के संकेत का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है ध्वनि संकेत, दूसरा है यादृच्छिक संकेत,
तीसरा है रूढ़ संकेत। तो देखिए, ध्वनि संकेत का मतलब हुआ अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण जिसका मीनिंग हो। ध्वनि संकेत उसे हम लोग कहते हैं कि जिसका मीनिंग हो, जिसका माने हो, अर्थ हो, उसे हम लोग ध्वनि संकेत कहते हैं। तो इसे हम लोग अर्थपूर्ण संकेत भी कहते हैं। ध्वनि संकेत मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा संकेत या ऐसा शब्द, समझ रहे हैं ना, कि ऐसा शब्द जिसका तर्क निकले। जैसे अभी हम लोगों ने कहा बोलना, तो बोलना किसी वस्तु का नाम नहीं है, किसी और चीज़ का नाम नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको देख के हम समझ जाए बोलना। तो बोलना जो हुआ वो अर्थपूर्ण हुआ, एक अर्थपूर्ण बात हुई, मतलब उसे सुनकर ही हम समझेंगे कि हाँ फलाना हमको बोलने के लिए बोल रहा है। तो अर्थपूर्ण संकेत उसी को कहते हैं अर्थपूर्ण संकेत, जो सिर्फ सुने और उसका हमें मीनिंग पता चले, समझ रहे हैं ना, जिसको हम बोल के ही बता सकते हैं। जैसे बैल, तो बैल अगर हम बोलेंगे तो हमारे दिमाग में एक जानवर झलकेगा, तो वो अर्थपूर्ण संकेत नहीं हुआ, वो हो गया यादृच्छिक संकेत। वो क्या हो गया? यादृच्छिक संकेत, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। किसी एक चीज़ का नाम जो है हमने बैल रख दिया, तो अब हमारे बड़े उसको बैल बोलते आए तो हम भी उसको बैल बोल रहे हैं, बकरी बोलते आए बकरी बोल रहे हैं, कुत्ता बोलते आए कुत्ता बोलते हैं। उसका कोई अर्थ नहीं है, जो समाज बोलते आया उसको हम एक्सेप्ट कर लिए। तो वैसे शब्द को हम लोग कहते हैं यादृच्छिक संकेत। और जैसे बोलना, खाना, पीना, अगर खाना हम बोलते हैं तो आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं आएगा, बस ये आएगा कि हाँ फलाने बाबू खाओ, तो खाओ, खाओ का क्या मतलब हुआ? मतलब खाना शुरू किया, उस वक्त इमेज नहीं आता है कि खाना किस किस्म का होता है। तो इमेज जिसका आ जाए, जैसे बैल, कुत्ता, बकरी, ये सब यादृच्छिक संकेत हो गए। रूट संकेत भी बहुत हद तक ऐसी ही चीज़ों को रूट संकेत से हम लोग जानते हैं, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग बिना अर्थ का किसी चीज़ का नाम देते हुए चले आए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि लड़का लड़की है, आदमी, आदमी हो गया यादृच्छिक संकेत। जैसे आदमी बोले औरत मर्द सब हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो और जैसे बैल बोले तो बैल आ गया, तो इस तरह का यादृच्छिक संकेत हो गया। लेकिन रूट संकेत हुआ जो बूढ़े बुजुर्ग ने शुरू से बोलते हुए आए, जैसे लड़का लड़की, है ना, औरत मर्द, बालक, वृक्ष, ये सब। तो रूट संकेत और यादृच्छिक संकेत लगभग सेम है, लेकिन ध्वनि संकेत का साफ मतलब है कि जिसमें किसी वस्तु का इमेज नहीं बने, बल्कि उससे, जैसे चलना, चलने में कोई इमेज नहीं है। आप किसको कहते हैं चलना? कौन सी चीज़ का नाम है चलना? तो चलना का मतलब हुआ कि उसका अर्थ निकला कि आप चलना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के सब, चलना हुआ, लिखना हुआ, है ना, पढ़ना हुआ, ये सबसे कोई इमेज, कोई वस्तु का नाम नहीं है। ये एक मतलब कह सकते हैं कि अर्थपूर्ण शब्द है। तो ध्वनि संकेत समझ गए होंगे कि अर्थपूर्ण संकेत, यादृच्छिक संकेत मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग किसी चीज़ का, समाज ने किसी चीज़ का संकेत को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे बैल के लिए एक फिगर है, बैल एक इमेज है बैल का, तो इमेज दिखा के भी उसे किसी को हम समझा सकते हैं, ये चाहिए तो चलो भाई बैल चाहिए। रूट संकेत उसी तरह से हो गया। अब आती है विशेषता की बात कि भाषा जो है, भाषा जो होता है वो बहुआयामी होता है। उसका कोई एक मीनिंग नहीं है कि सिर्फ संप्रेषण उससे किया जाए। भाषा के बहुत सारे मीनिंग है। जैसे भाषा आपके व्यक्तित्व का विकास करेगा, भाषा आपकी संप्रेषण में मदद करेगा। एक दो मीनिंग नहीं है भाषा का। भाषा बहुआयामी होता है, समग्रतावादी होता है, मतलब उसमें बहुत सारे मीनिंग छुपे होते हैं। तो भाषा जैसे संप्रेषण में मदद करेगा, विचार के विनिमय, मतलब विचार को, एक आदमी के विचार को दूसरे आदमी तक पहुंचाने का काम करेगा, मदद करेगा। व्यवहार में आपके परिवर्तन लाएगा। आप अगर अच्छी भाषा जानते हैं तो यकीनन आपके व्यवहार में भी भाषा से परिवर्तन आता है। तो व्यवहार में परिवर्तन, उसके बाद तरक्की और उन्नति का कारण भी भाषा ही होता है। आप तभी तरक्की कर सकते हैं जब आप अच्छी भाषा जानेंगे, तभी आप किसी से कम्युनिकेशन कर सकेंगे, कोई अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो तरक्की और उन्नति का कारण भी भाषा है। उसके बाद आता है कि भाषा जो है अधिगम को आसान बनाता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि बिना भाषा के हम कोई भी लर्निंग प्रोसेस नहीं कर सकते। तो भाषा ही क्या करता है? अधिगम को आसान बनाता है। इस चीज़ को भी हमें जानना है। उसके बाद पढ़ने लिखने में भाषा ही मदद करती है। व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को पूरा करने में भी भाषा हमारी मदद करती है। सामाजिक कार्य भी जो है भाषा से ही होती है। तो इस तरह से हम समझ गए, व्यक्ति अपना सेल्फ काम भी अगर कोई कर रहे हैं तो उसमें आपको भाषा से मदद लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने भाषा के बारे में कुछ चीज़ों को जाना, लेकिन इसके और भी ये हैं, विशेषताएं हैं। जैसे संस्कृति का विकास भाषा से होता है। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान में मदद करता है, अधिगम में मदद करता है। साहित्य, कला, संस्कृति, सभ्यता
को विकसित करने में भी भाषा हमारी मदद करता है। तो इस तरह से भाषा की अनेक विशेषताएं हैं। आप भी बहुत सारी विशेषता को अपने से लिख सकते हैं और एक बार पढ़ के उसे समझ सकते हैं। अब आता है कि भाषा जो होता है, भाषा सीखने के जो होते हैं 2 तरीके होते हैं। भाषा हम लोग जो भाषा जो हम लोग सीखते हैं, भाषा का जो सीखना होता है वो हम लोग 2 तरीके से भाषा को सीखते हैं, 2 मेथड से सीखते हैं। एक तो होता है भाषा अर्जन और एक होता है भाषा अधिगम। तो असल इसमें हमें डिफरेंस पता करना है कि अर्जन क्या है और अधिगम क्या है। अधिगम मतलब होता है सीखना, अर्जन मतलब होता है एक्सेप्ट करते रहना, लेते रहना किसी से। तो देखिए, भाषा जब हम अर्जन से सीखते हैं तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि भाषा अर्जन का जो मतलब होता है वो होता है कि इनफॉर्मल तरीके से भाषा को सीखना, मतलब बिना किसी शिक्षा प्रणाली के, इनफॉर्मल, बिना किसी शिक्षा प्रणाली के भाषा को सीखना। जैसे घर में हम लोग भाषा सीख जाते हैं, छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, जन्म लेता है, उसके बाद से उसकी माँ बोलती है, भाई बोलता है, बहन बोलता है, तो और उसके आस पड़ोस के समाज बोलते हैं, तो वो भाषा को वो धीरे धीरे जो उसके आसपास में बोली जाती है वो बिना किसी बुक के, बिना किसी चीज़ के, बस एक दूसरे से सीखता चला जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं भाषा अर्जन, है ना। अब भाषा का अधिगम क्या हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे, इसे हम सीखते हैं। उसके बाद होता है कि भाषा अर्जन जो होता है वो जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है। मतलब समझ गया ना कि ये जन्म से लोग सीखना शुरू कर देते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है ना, तभी उसमें बहुत सारी चीज़ अपने माँ से, बाप से, इशारों में उससे सीखना शुरू कर देता है। और भाषा अर्जन जो होता है सहज वातावरण में बहुत आसान होता है, समझा। और भाषा अर्जन जो होता है वो अचेतन प्रक्रिया, इसमें वो सक्रिय अवस्था में नहीं रहता है। एक बच्चा है, उसे कुछ नहीं मालूम है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कोई हमको कह रहा है, वो धीरे धीरे सीखता चला जाता है। उसके लिए उसके अंदर कोई चेतना नहीं होती है कि उसे भाषा सीखना ही है, ऐसा कोई उस पर प्रेशर नहीं होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अचेतन प्रक्रिया ही है ये। जनरली जो अर्जन होता है वो हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा जो हमारी माँ बाप समाज बोलता है उसे हम लोग कहते हैं मातृभाषा, या क्षेत्रीय भाषा जो हमारे आसपास में बोली जाती है, हम बचपन से सुनते सुनते वो भाषा को सीख जाते हैं। तो इस तरह से भाषा अर्जन आप समझ गए होंगे। अब भाषा का अधिगम, भाषा का अधिगम का मतलब वैसी भाषा जिसे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो सीखेंगे क्यों? जो भाषा मुझे नहीं आएगी, कोई नई भाषा को हमें सीखना पड़ता है। जैसे हमारा हिंदी बेल्ट है तो हम लोग इंग्लिश को जो है ना सीखते हैं, वो माँ बाप से नहीं बोलते हैं। माँ बाप से हम लोग अर्जन नहीं करते हैं, अर्जित नहीं करते, बस कि उसके लिए हमें क्लास करना पड़ता है, एक शिक्षा प्रणाली से जुड़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, या किसी बड़े से सीखना पड़ता है, किसी नॉलेजेबल आदमी से सीखना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि भाषा का जो अधिगम है, जो लैंग्वेज लर्निंग है, वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से हमें मिलता है, मतलब स्कूल से, ट्यूशन से, या किसी शिक्षक से। ये चेतन प्रक्रिया है। चेतन मतलब इसमें हमें सतर्क रहना पड़ता है, हर वक्त केयरफुल रहना पड़ता है कि इस कहाँ इस्तेमाल होगा, आर कहाँ इस्तेमाल होगा, वाई कहाँ, जैसे फारसी सीखना है, अरबी सीखना है, तो ये सब चेतन प्रक्रिया है। ये इसमें कौशल का प्रयोग किया जाता है। पहले देखिएगा, जब आप जहाँ भी भाषा सीखने जाइएगा तो भाषा का कौशल होता है। सबसे पहले लिसनिंग, है ना। लिसनिंग के बाद क्या होता है, स्पीकिंग, फिर वो आपसे बुलवाएगा, है ना। उसके बाद फिर क्या करेगा, पढ़ाएगा, रीडिंग, LSR, उसके बाद लिखवाएगा, W। तो LSRW, समझ रहे ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और तब राइटिंग। तो इसमें कौशल का उपयोग होता है। सबसे पहले जहाँ भी आप जाएंगे ना, वो आपको कुछ पढ़ के सुनाता है, आपसे पूछता है कि हमने क्या पढ़ा, या फिर आपको सुनने की क्षमता वो डेवलप करता है, फिर आपसे बोलवाता है वो, फिर आपसे क्या करता है, पढ़वाता है वो, फिर आपसे लिखवाएगा। तो ये कौशल है भाषा का। तो जो भी भाषा हम सीखते हैं उसमें कौशल का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा, कौशल का उपयोग उसमें होता है। उसके बाद है कि जो भी भाषा हम सीखते हैं उसमें अभ्यास जरूरी रहता है। बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के हम नहीं सीख पाते हैं। आप जानते होंगे कि आपको ट्रांसलेशन दिया जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ लिखने के लिए दिया जाता है, तो यहाँ अभ्यास आवश्यक होता है। बहुत सारी चीज़ को बोल के प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से भाषा जब हम लोग अधिगम करते हैं तो उसमें अभ्यास जरूरी है, जबकि अर्जन में अभ्यास नहीं होता है। इसके लिए एक विशेष परिस्थिति बनानी पड़ती है, हमें निर्माण करना पड़ता है। अब देखो, जो हम अर्जित करते हैं वो तो हमारे समाज की भाषा है, हमारे आसपास की भाषा है, उसमें विशेष परिस्थिति का निर्माण नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो वो इस परिस्थिति को बनाना पड़ता है। एक रूम में 10-12 लड़के मिलकर वैसी परिस्थिति हम लोग क्रिएट करते हैं, तो इसमें बनाना पड़ता है। और कभी भी भाषा का जो अधिगम होता है वो द्वितीय या तृतीय भाषा को हम लोग सीखते हैं। द्वितीय या तृतीय भाषा हम लोग अधिगम के थ्रू सीखते हैं। द्वितीय तृतीय भाषा हम लोग अर्जन नहीं करते हैं, वो सीखना पड़ता है हमें। तो इस तरह से भाषा अधिगम और भाषा अर्जन आप समझ गए होंगे कि भाषा अर्जन जो है जन्मजात है, और भाषा अधिगम जो है हम लोग सीखते हैं 7 साल के बाद, 6 साल के बाद सीखते हैं, 6 साल से पहले नहीं सीखते हैं, ये भी याद रखना होगा। भाषा अर्जन जो है वो अचेतन प्रक्रिया है और भाषा अधिगम जो है वो चेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन में कौशल वगैरह
वगैरह का विकास, कौशल पे ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन भाषा अधिगम में हमें कौशलों पे ध्यान देना पड़ता है। भाषा अर्जन में अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि भाषा के अधिगम में अभ्यास की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में विशेष परिस्थिति का निर्माण करना पड़ता है, और भाषा अर्जन जो है वो मातृभाषा का होता है, मातृभाषा का अर्जन होता है या क्षेत्रीय भाषा का अर्जन होता है। लेकिन भाषा का जो अधिगम होता है वो कोई द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा जो हम सीखते हैं उसका हम लोग अधिगम करते हैं। तो फिर इस चीज़ को हम लोग प्याजे पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जो अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। तो उस वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, और इस तरह से इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और बेल भी बजाएं। तो वीडियो को देखें, पूरा देखें तो आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।